हम आज कर रहे हैं समास, और समास आपके 9th क्लास के पेपर में है, 4 नंबर का आएगा। ठीक है, और समास क्या है आज मुख्य मुख्य जानकारी हम लेंगे सभी बच्चे। दो या दो से अधिक शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, ठीक है, समास कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो रही परिभाषा। अब देखिए इसमें आपको जानकारी क्या रखनी है। प्राय देखिए दो ही शब्द ओब्लिक पद होते हैं। अच्छा, वाक्य के अंदर शब्द ही पद होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप 9th क्लास में आगे पद आएगा, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, है ना। अब ये क्या है, पद। शब्द ही, वाक्य में शब्द ही पद होते हैं। क्यों? क्योंकि व्याकरणिक दृष्टि से व्याकरण के नियमों से बंधे होते हैं और सबका अपना यथेष्ट अर्थ है, इसीलिए वाक्य के अंदर शब्द ही पद होते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब इसमें ये देखिए नौ टाल के, आप स्टार आगे लिख रहा हूं मैं कि समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? कौन कौन से? कै, पूर्व पद और उत्तर पद। यहां तक की बात समझ में आई? किसी भी समास, दो शब्दों से मेल को समास कहते हैं। दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, और इस प्रक्रिया को सामासिक, यहां मैं देखो ब्रैकेट कर रहा हूं, सामासिक प्रक्रिया कहते हैं। मतलब ये जो समास बनने की प्रक्रिया हो रही है, इसे क्या कहते हैं? सामासिक प्रक्रिया। और जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं समस्त पद। सामासिक प्रक्रिया के बाद बने शब्द को समस्त पद। ठीक है, यहां देखिए, एक बार यहां देखिए, कोई बात नहीं, जाने दो। सामासिक प्रक्रिया, अब क्या हुआ कि सामासिक प्रक्रिया के बाद किसी शब्द को, जो बना शब्द है, ये अभी आपको ध्यान रखना है बस। अभी मैं एग्जाम्पल जब दूंगा तो समझ में आएगा। बने शब्द को क्या कहते हैं? सामासिक पद कहते हैं। ठीक है, अब आप उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, यहां मैं उदाहरण लिख रहा हूं, देखिए। ये उदाहरण, मैंने शब्द लिखा गंगाजल। एक ही शब्द है, यहां देखिए, एक ही शब्द है गंगाजल। क्या शब्द है? आप प्राय बोलते हैं कि गंगाजल शीतल होता है ना, हम हरिद्वार से गंगाजल भर के लाए, है ना, और पूजा में गंगाजल रखा जाता। अब ये जो शब्द आप बोलते हैं गंगाजल, यहां पे देखिए जो समझने की बात है, इसमें दो पद हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो ये गंगा और दूसरा जल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे शब्द नहीं बोला, पद बोला है। क्यों? क्योंकि वाक्य के अंदर या जो शब्द हैं वही पद होते हैं। कोई वाक्य लिखा है,
है ना, उसमें जो शब्द हैं वे ही पद हैं। क्लियर होगी बात, क्योंकि सब व्याकरणिक नियमों से बंधे रहते हैं सारे वर्ण, तो क्या शब्द बना है, क्या बन गया, वो पद हो गया। क्या हो गया, पद। तो यहाँ 2 पद हैं, अब पद ही पद बोला जाएगा, ध्यान रखना, शब्द नहीं बोला जाएगा। छोटी क्लास रहे, 6ठी 7वीं, तो शब्द बोल दें भाई, उनकी बच्चों की समझ में ना आए। आप 9th क्लास में 2 शब्द हैं, गंगा जल। मैंने बोला किसी भी समास के अंदर 2 पद होते हैं। दोबारा लिख रहा हूं, देखिए, गंगा जल शब्द है, गंगा जल शब्द के अंदर 2 पद हैं। कितने पद हैं, 2 पद हैं। ये जो 2 पद हैं, इस पहले वाले पद को बोलते हैं पूर्व पद। क्या बोलते हैं, और इस बाद वाले को क्या बोलते हैं, उत्तर पद। अब मैं ये कह रहा था आपको कि पूर्व पद एक ही शब्द है, उत्तर पद एक ही शब्द है, इसलिए मैंने दोबारा लिखा है आपके लिए। अब ये जो पूर्व पद है, पूर्व का ऐसा बहुत याद करने, पूर्व का अर्थ ही होता है पहला, यानी जो पहले आया है पद वो पूर्व पद, और उत्तर का अर्थ होता है बाद वाला। उत्तर का अर्थ आंसर भी होता है, लेकिन उत्तर का अर्थ बाद भी होता है। ठीक है, समझ आ रही है। जैसे प्रेमचंदोत्तर एक शब्द आता है, प्रेमचंद के उत्तर काल का, है ना, प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं, उनके बाद का काल, है ना, तो उत्तर का अर्थ होता है, उत्तर का अर्थ है बाद का, पहला और बाद का। समझ आ रहा है। तो किसी भी समास में 2 शब्दों के मेल से, 2 पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। इस समास बनाने की जो प्रक्रिया है इसे सामासिक प्रक्रिया कहते हैं, और समास बनाने के बाद जो नया शब्द बना उसे कहते हैं समस्त पद। ठीक है, समस्त पद जब बन जाता है तो विभक्ति का लोप हो जाता है। जो बीच में विभक्ति आती है, का, के, की, में, पर, है ना, को, इन शब्द का, इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। के लिए, है ना, अब यही वो वाली बात है, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए। देखना ये सारी विभक्तियां हैं, आपादान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, है ना, अधिकरण में, पर, संबोधन है। तो ये जो है इन विभक्तियों का लोप हो जाता है, यानी ये विभक्तियां दिखाई नहीं देती, छिप जाती हैं, हटा दी जाती हैं। अब देखिए ये जो शब्द है, अगर आप इसका विग्रह करें, विग्रह का मतलब होता है इसे अलग अलग करके लिखें। गंगा जल, इसका विग्रह करना है, ये विग्रह अवश्य करके देखना होता है। विग्रह, इस शब्द का जब आप विग्रह करेंगे, इसी शब्द का, है ना, विग्रह का मतलब क्या हो गया, अलग अलग करके लिखेंगे, हैं। तो विग्रह करेंगे तो इसका होगा गंगा का जल। अब देखिए ये विग्रह करके लिखा, ये शब्द हैं, अलग अलग हुए ना दोनों पद, गंगा का जल, ये ना ए से का से जुड़े हुए हैं। अब अगर जो बच्चे होशियार हैं, सभी होशियार हैं, अब देखिए गंगा का जल, अगर आप कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, संबंध में आ रहा है ना का, तो ये पता क्या हुआ, संबंध तत्पुरुष हो गया। खैर अब इतना आप छोड़ दीजिए, अभी मैं आपको बताऊंगा समास कितने प्रकार के होते हैं और किस में क्या आता है, तब आपको आगे पता चलेगा। अभी आपको बहुत बेसिक जानकारी क्या लेनी है, अभी आपको बेसिक जानकारी ये लेनी है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों, पदों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इसकी बनाने की जो प्रक्रिया है उसे सामासिक प्रक्रिया कहते हैं, और जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं, है ना। और समस्त पद का जब हम विग्रह करते हैं, अर्थात उसे अलग अलग करते हैं, तब उसके अंदर विभक्ति दिखाई देती है, और समस्त पद जब बन जाता है उसमें विभक्ति लोप हो जाता है, नहीं दिखाई देती। विभक्ति कर्ता, है ना, ने विभक्ति हो गई, कर्म को, है ना, कर्ण से, संप्रदान के लिए, है ना, ऐसे करके ये जो विभक्ति हैं इनका लोप हो जाता है। एक और दिखाता हूँ, जैसे यहाँ नीचे आ रहा है, नीचे, जैसे एक शब्द मैंने और लिखा, मान लीजिए ये रसोई घर, मैंने शब्द लिखा, ये एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल 2, रसोई घर लिखा। देखिए विभक्ति का, आप अक्सर बोलते हैं रसोई घर से ले लो, है ना, किचन भी बोलते हैं आजकल के बच्चे, है ना, लेकिन शब्द तो रसोई घर है ना, रसोई घर, घर है, वो भी पुराने लोग बोलते थे घर, रसोई घर, ठीक है। तो इसका विग्रह क्या होगा, इसे अलग अलग करेंगे तो, हाँ, इसका विग्रह होगा, इसका विग्रह होगा रसोई, नहीं सब में नहीं, के लिए, रसोई के लिए घर, क्या होगा, रसोई के लिए। ये विग्रह भी आना चाहिए सारा।
अभी ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, जब मैं लिखवाऊंगा सारे समास लिखवाऊंगा, विग्रह भी करा के आगे बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। अभी आपको मोटी मोटी जानकारी क्या मिली है बेसिक के ये 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और भैया प्राय समास में 2 ही पद होते हैं और इसके अलावा जो है जो बनाने की प्रक्रिया उसे सामासिक प्रक्रिया कहते हैं। और सामासिक प्रक्रिया बनाने के दौरान या जब नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। और समस्त पद में विभक्ति का लोप हो जाता है क्या हो जाता है, यानी विभक्ति हटा दी जाती है। अब देखिए यहाँ तक का ये मैं मिटा रहा हूँ। और अभी जो बेसिक जानकारी में आपको और जाना चाहिए, कितने प्रकार के समास हम पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहां देखते हैं, देखिए समास के प्रकार या कहीं कहीं भेद लिखा रहता है। भेद का अर्थ भी यही है ना, टाइप्स अंग्रेजी में आप कितने टाइप्स है ना, समास के प्रकार या भेद। अब यहां देखो बेटा, यहां देखो, कमर सीधी करके बैठिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। सबसे पहला आता है तत्पुरुष। अब ये रू छोटा है, ठीक है, ये जो होता है बड़ा रू होता है, पता है ना आपको, बड़े ऊ की मात्रा जिसमें लगती है, और ये छोटा रू होता है, छोटे वाले की मात्रा। इसका एग्जाम्पल जैसे गुरु, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जैसे रूप, ठीक है। जैसे कोई लड़की बड़ी सुंदरी बैठी है क्लास में तो कहते हैं बड़ी रूपवती है, हैं, ठीक है, रूपवती, बड़े रूप वाली मतलब है। तो ये देखिए बड़े वाला है, ठीक है, और ये हो गया छोटा वाला। क्लियर हो गई नहीं हुई है, ये छोटा रू, ये बड़ा रू। तो पहला हो गया तत्पुरुष, क्या हो गया, पहला तत्पुरुष। दूसरा देखिए आप यहां देखिए, मैं गैप छोड़ के लिख रहा हूं, देखिए द्वंद्व। अब देखिए द्वंद्व को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, द लिखा आपने, यहां देखिए बहुत काम की चीज है, द लिखा, इसको आपने हलंत किया, फिर वा लिखा, अंक की बिंदी लगाई, फिर द लिखा आपने, इसको फिर हलंत किया, फिर वा लिखा, ठीक है, द्वंद्व। यहां पे दोनों द। अब यहां से स्पष्ट होता है कि द्वंद्व में जो लिखा है द आधा है, व पूरा है, लेकिन यहां नहीं पता चल रहा आपको, द आधा है और व पूरा है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, ठीक है। और तीसरा बहुव्रीहि, ठीक है। और चौथा अव्ययी, अव्ययी भाव समास। अब देखिए ये तो रही मुख्य जानकारी। अब आपने सोचा होगा कि यहाँ पे सर ने पहले ही बीच में 2 लाइन को इतना गैप क्यों दे दिया। अब देखिए किताबों में अक्सर ये लिखा था 4 समास हैं, कहीं कहीं पुस्तकों में डायरेक्ट लिख दिया जाता है 6 समास ऐसे ही, ठीक है। लेकिन विद्वान जन कहते हैं कि कर्मधारय और द्विगु समास, ठीक है, ये तत्पुरुष समास के ही उपभेद हैं, ठीक है। कर्मधारय और द्विगु जो हैं इस समास के ही उपभेद हैं, ठीक है। इसमें भी विशेषण विशेष्य आता है कर्मधारय में भी, जैसे नील गगन में लिखवाऊंगा, नील कमल है ना, नीलकंठ, ऐसे ही द्विगु में पहला शब्द संख्यावाची विशेषण होता है, पंचतंत्र, चौराहा, ऐसे करके, ठीक है। तो समास हम ऐसे पढ़ेंगे कि समास 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। तत्पुरुष, बोलो तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, ठीक है, 4 समास हैं। और कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। कहीं कहीं आपको यहां लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये जो यहां लिखा है,
यहाँ नहीं मिलेगा, इनको सीधा ही नीचे लिख दिया जाता है ऐसे। जैसे मैं 5 नंबर पे डाल दूं कर्मधारय, ऐसे, ठीक है, और छठे नंबर पे डाल दूं क्या, द्विगु। ठीक है, ये भी आपको जैसे मुश्किल नहीं है, लो मैंने मिटा दिया यहां से, ये भी बहुत इजी है, आपने सीधे याद कर लिया तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु। ठीक है, अब वो मैंने लिखा क्यों था, क्योंकि आपको पुस्तकों में लिखा हुआ मिलेगा ऐसे कि कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास के ही उपभेद हैं। ठीक है, अगर आप उपभेद नहीं मान के 6 के 6 ऐसे याद कर लें, आपको पता रहे, तो फिर दिक्कत उसमें भी कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सी किताबों में ऐसे भी लिखा हुआ है कि भाई 6 के 6 सीधे उतार दिए ऐसे ही। ठीक है, लेकिन जब मैं आपकी तरह छोटा था तो मैंने 4 ही समास पढ़े ऐसे, और ये कर्मधारय द्विगु समास इसके उपभेद मैंने ऐसे पढ़े। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको पहले उपभेद लिखे थे, लेकिन अब नई नई किताबों में कहीं कहीं 6 के 6 ऐसे ही लिख दिया गया है, 6 ऐसे नंबर से 6 लिख दिए। शायद वो विद्वान जन भी सोचते होंगे कि ऐसे 6 के 6 बच्चे याद करें तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ उपभेद करने की कोई जरूरत नहीं। ये ठीक आप उसी प्रकार समझिए कि जिस प्रकार ज़्यादातर शब्द, प्राय सारे शब्द जातिवाचक शब्द होते हैं, व्यक्तिवाचक शब्द बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे आपने बोला कुत्ता, क्या बोला, डॉग, कुत्ता है ना, कुत्ता गाली नहीं, कुत्ता है ना, डॉग, कुत्ता। अब कुत्ता, और दूसरा शब्द मैंने बोल दिया आपको, एक आपको समझाने के लिए हूं, मैंने बोल दिया शेर, तीसरा मैंने वो आपको बोल दिया हाथी। तो आप कहेंगे सर ये तीनों शब्द ना व्यक्तिवाचक हैं, कुत्ता भी, शेर भी, हाथी भी, और मैंने एक शब्द बोल दिया जानवर, तो आप कहेंगे सर ये जानवर जो है ये जातिवाचक है, क्योंकि इन तीनों को समाहित किए हुए हैं जानवर शब्द। ठीक है, देखिए कुत्ता, शेर, ये लो चीता। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये व्यक्तिवाचक हैं तीनों, और मैंने बोल दिया यहाँ पे जानवर, क्या बोल दिया, अब जानवर में तो सभी आ गए ना, आगे के नहीं आगे बताइए, जानवर में। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये जानवर जो है ये इन तीनों को समाहित किए हुए है, इसलिए ये जातिवाचक है, और ये तीनों शब्द क्या हैं, व्यक्तिवाचक है। पर अगर जो आप देखिए गौर से 9th क्लास में है, अगर आप थोड़ा सा भी गौर करें इस बात को कि ये जो कुत्ता है, कुत्ते की भी तो ढेरों ब्रीड होती हैं, कोई पग है, कोई एलिशेशन है, कोई बुलडॉग है ना, कोई पिटबुल है, ये भी तो कुत्ते की प्रजातियां हैं। तो ये कुत्ता क्या व्यक्तिवाचक क्यों, ये भी तो जातिवाचक हुआ, कुत्ता भी तो अपने आप में जातिवाचक शब्द हो गया। ऐसे ही शेर, कोई एलिशेशन है, कोई बब्बर है, कोई ऐसे करके, और भी होते होंगे, मुझे तो पता नहीं इतना। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, क्या हुआ, जातिवाचक। ऐसे ही चीता, चीते भी अनेक प्रकार होंगे, चीते के भी अलग। तो ज्यादातर शब्द या प्राय, ठीक है, कामता प्रसाद गुरु जी कहते हैं कि ज्यादातर शब्द जातिवाचक होते हैं। अगर कहीं आपको डाउट हो ना कभी व्यक्तिवाचक जातिवाचक में कि अब पता नहीं चल रहा, तो जातिवाचक पे टिक मारना, व्यक्तिवाचक पे मत मारना। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। ये थोड़ी सी इससे इतर थी, अलग थी, तो हमने अभी ये सीखा। ठीक है, ये समास हैं और ये इसके प्रकार। यहां तक की बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, बहल हो गई। ठीक है, तो अभी हम इतना ही समझते हैं, और एग्जाम्पल में एक आध दो और कर लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको थोड़ा अच्छा रहेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, जैसे ये इसके बता रहा हूं मैं, तत्पुरुष समास के। तुलसीकृत, ठीक है, और इसका विग्रह आप करेंगे तुलसी द्वारा कृत। ठीक है, ऐसे ही ग्रामगत, ये शब्द है, इसका विग्रह क्या होगा,
ग्राम किसे कहते हैं पता है ना आपको, गांव को? घुड़सवार, इसका विग्रह क्या होगा बता सकता है कोई? घोड़े पर सवार, बिल्कुल सही। गुण से हीन, ठीक है। और भी अनेकों एग्जाम्पल है, मैं इसमें देख के लिखता हूं। धर्मयुक्त देखिए, धर्मयुक्त, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है?